हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो बच्चे लोग, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। हमने देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यहाँ से मेनली सीमेन का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होता है? सीमेन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसी के साथ में हमने ये भी जाना कि जो सीमेन होता है, सीमेन मेनली दो चीज से मिलकर बनता है। एक होते हैं ग्लैंड्स के आपकी जितने भी सिक्रेशन, दैट इज कॉल्ड सम लिक्विड्स, प्लस आपका स्पर्म, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेन बुलाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपका स्पर्म होता है, ये मेनली कहाँ पे बनता है? टेस्टिस के अंदर बनता है, ठीक है। टेस्टिस में बनने के बाद में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद में जितने भी हमारे पास में 3 ग्लैंड्स थे। एक था सेमिनल वेसिकल, दूसरा ये आपका हार्ट शेप वाला प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा ये जो बल्ब वाला है, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों अपना सिक्रेशन कहाँ पर रिलीज करते हैं? स्पर्म के अंदर रिलीज करते, ठीक है। अब ये इसलिए करते हैं, हमने ये जाना है कि क्या होता है कि आपके स्पर्म को बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। दैट इज अप्रॉक्स कितना डिस्टेंस? 6.5 मीटर्स, ठीक है। अब 6.5 मीटर ट्रैवल करने के लिए ये लोग इसको एनर्जी एज वेल एज नरिश करने का काम करते हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। नरिश करने के बाद में सीमेन आपका एक हेल्दी रिलीज होता है और आपकी जो पेनिस से बाहर इजैकुलेट हो जाए, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा। फिर इसके बाद में हमने ये भी जाना कि जो सीमेन का प्रोडक्शन है, ये कब से स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ 10 to 12, ठीक है। मतलब कि प्यूबर्टी के एज में आने के बाद में मेल्स के बॉडी में सीमेन का प्रोडक्शन हो जाता है। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो बच्चों, मेनली ये 12 से या फिर 10 के आसपास नहीं क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते, दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनल चेंजेस होते। मतलब कि मेल्स के बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है, इसका लेवल बढ़ जाता है, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ने की वजह से ही मेल्स के बॉडी में जो स्पर्म है, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी के साथ में यही 10 से 12 के एज में आप ऑब्जर्व करोगे तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? आवाज बढ़ जाती है, बच्चों के फेस पे क्या होता है कि दाढ़ी उड़ी आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में और भी आपका जो चेस्ट है, चेस्ट का थोड़ा सा वाइड ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्रोथ कराने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। यहाँ तक आपने मेल के बारे में। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा था कि एक जो हेल्दी पर्सन है, वो कितना ml ऑफ स्पर्म को रिलीज करेगा सीमेन को? समथिंग 3 to 5 ml। यहाँ तक क्लियर। फीमेल में हमने क्या जाना कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनकी बॉडी में बाय बर्थ मिलियंस ऑफ एग प्रेजेंट होते हैं। कितना था? 3 से 4 मिलियंस। कॉमनली बोला जाए तो 30 से 40 लाख एग प्रेजेंट है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा कि जो 30 से 40 लाख एग है, जब तक ये प्यूबर्टी के एज तक आती है, मतलब कि 12 से 13 साल की जब तक ये होती है, तब तक इनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हमने देखा था कि 1000 से 2000 एग ही बच जाते हैं, ठीक है। और बाकी के क्या होते हैं? डेथ हो जाते हैं। इसके साथ में भी ये 1000 से 2000 में से भी सिर्फ और सिर्फ 400 एग ही मैच्योर हो पाते हैं, ठीक है। 400 एग ही क्या हो पाएंगे? ओव्यूलेट हो पाते हैं। यहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर देखो, ये जो फीमेल बॉडी होता है, फीमेल बॉडी में एक हार्मोन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन, ठीक है। जैसे हमने मेल में देखा था टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। सेम कंडीशन में इनके बॉडी में भी जो ईस्ट्रोजन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ओवल्स मतलब कि आपके जो एग है, एग को क्या करना है? मैच्योर कंडीशन में लेके आना, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। हमने ये भी देखा कि जो फीमेल्स की ओवरी में से हर महीने अल्टरनेट एग प्रोड्यूस होगा, अल्टरनेट एग मैच्योर होगा, ठीक है। अगर एक महीने यहाँ से तो नेक्स्ट मंथ यहाँ से क्या होता है? एग मैच्योर होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने गैमेट का फॉर्मेशन देख लिया था, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन में कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब जो स्पर्म है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? मेल गैमेट से, ठीक है। मतलब आपके इसमें टेस्टिस से, ठीक है। और जो फीमेल का जो ओवा है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? ओवरी से प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर, ठीक है। अब देखो, जो इसके आगे का जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा मतलब कि डिफिकल्टी से भरा हुआ, ठीक है। हम देखते हैं कि स्पर्म अब कैसे एग को फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। एग बना लेते हैं कि अपना जो एग है, यहाँ से ओव्यूलेट होके मतलब कि यहाँ पे आके बैठा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं फैलोपियन ट्यूब में है, ठीक है। हमने जाना कि जो स्पर्म है, स्पर्म यहाँ से इजैकुलेट होगा, ठीक है। कहाँ पे इजैकुलेट होगा? इन द वजाइनल कैविटी, ठीक है। यहाँ तक आपके पास में वजाइनल कैविटी में आपका स्पर्म क्या होता है? इजैकुलेट कर दिया जाता है।
ये जो स्पर्म है यहाँ पे लगभग 30 to 40 मिलियन और स्पर्म को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ठीक है, मतलब कि लगभग आपके पास में 3 से 5 ml में 3 से 4 करोड़ और स्पर्म क्या रहते हैं वहां पे डिपॉजिट होते। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में हमने पढ़ा है कि जो वजाइनल कैविटी है ये कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर होता है मतलब कि थोड़ा सा एसिडिक रहेगा, जिसमें से जो आपका कॉर्पस ग्लैंड था और जो प्रोस्टेट ग्लैंड थे जिसने स्पर्म को कैसा बनाया था, बेसिक बनाया था। तो बहुत सारी जो स्पर्म्स है ये एसिडिक कंडीशन की वजह से यहीं पे आपके कम से कम नहीं तो भी 5 से 10 मिलियन और स्पर्म क्या हो जाएंगे, वहीं पे मर जाते। ठीक है, फिर उसके बाद में जो ऊपर आओगे सर्विक्स वाला कंडीशन, सर्विक्स एक छोटा सा ओपनिंग होता है। ठीक है, अब ये छोटे से ओपनिंग से इनको पास करना रहता है। ठीक है, बहुत सारी जो स्पर्म्स होते हैं इनके अंदर मोटिलिटी ना होने की वजह से, मतलब ये प्रॉपर मूव ना करने की वजह से वहीं पे फंस जाते हैं और वो छोटे से पाथ से आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो आधे स्पर्म्स तो इधर खत्म हो गए। फिर उसके बाद में आधे से ज्यादा स्पर्म जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे पहुंचने के बाद में इनको पता नहीं रहता कि हमें ये साइड जाना है या फिर ये साइड जाना। ठीक है, तो कुछ स्पर्म यहाँ पे जाएंगे और कुछ स्पर्म यहाँ पे जाएंगे। जो स्पर्म यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सीधा खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लगभग यहाँ पे भी आपका हाफ ऑफ द कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे आने के बाद में फेलोपियन ट्यूब में हमने देखा कि जो आपका फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में बहुत सारे माइन्यूट सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर में जाते ही क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, फंसने के बाद में वहीं पे यहाँ पे दम तोड़ देते हैं और दम तोड़ने के बाद में यहाँ पे भी बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं, मर जाते। ठीक है, और आपके एग के पास में सिर्फ और सिर्फ कुछ डजन्स, ठीक है ना, कुछ आपके में डजन्स ऑफ एग क्या होते हैं, पहुंच पाते हैं। लगभग क्या आपके में बोल सकते हो 50 से 60 स्पर्म ही क्या होते हैं आपके एग के पास से पहुंचते हैं। ठीक है, 50 से 60 स्पर्म पहुंचने के बाद में जो आपका एग है वो सिर्फ उसको ही पेनिट्रेट कराता है। जो क्या होगा, सबसे पहला तो पहले आएगा। सेकेंड थिंग, जो स्पर्म जिनके अंदर हेल्दी, मतलब कि थोड़ा हेल्दी रहेगा। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहला स्पर्म आया, स्पर्म आने के बाद में जो आपका एग है, एग क्या करेगा, इसको पेनिट्रेट करवाएगा। ठीक है, पेनिट्रेट मतलब कि जैसे ही एक स्पर्म अपना हेड पोर्शन एग के अंदर डालेगा, ठीक है, तो एग क्या हुआ कि जो आपका एग का जो अपना स्पर्म का जो बाहर का जो डीएनए मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा, एग के अंदर चला जाएगा। और एग के अंदर जाने के बाद में जैसे एक स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो बाहर का जो लेयर है, ध्यान दो, जो बाहर का लेयर है एकदम हार्ड कवरिंग बना देगा। ठीक है, और जो टेल पोर्शन है ये यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यूनियन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। समझ में आया था? ओके, ठीक है। फिर देखो हमने क्या जाना कि लगभग कितने मिलियन ऑफ एग थे, 3 से 4 करोड़ थे। ठीक है, अब 3 से 4 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जो स्पर्म है वो कैपेबल था कि एग को क्या कर सके, फर्टिलाइज करवा सके। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं कि जो मेरा बच्चा है वो करोड़ों में एक है या फिर लाखों में एक है। ठीक है, संज्ञा अभी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों में से सिर्फ एक ही जो स्पर्म था उससे क्या किया, इसको फर्टिलाइज किया, और फर्टिलाइज कराने के बाद में क्या होता है कि किसी बेबी का बर्थ होता है। समझना क्यों आप करोड़ों में एक हो, समझे? ठीक है, तो इसी कारण की वजह से आपको करोड़ों में एक बोला जाता। फर्टिलाइजेशन यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद में अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड बर्थ ऑफ अ बेबी या फिर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। बच्चों हमने अभी देखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने देखा। फर्टिलाइजेशन के बाद में हमें देखना है कि जो बेबी है, बेबी का डेवलपमेंट एज वेल एज बेबी का बर्थ कैसे होगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो भी ओवरीज में से क्या रिलीज होता है अपने पास में, एग रिलीज हो गया। ठीक है, एग रिलीज होने के बाद में ये फेलोपियन ट्यूब में जाके कहीं ना कहीं मिडल पोर्शन में वेट करे। ठीक है, वेट करने के बाद में क्या होता है कि स्पर्म आया, स्पर्म आने के बाद में क्या किया, इसको फर्टिलाइज किया। ठीक है, स्पर्म ने क्या किया, इसको फर्टिलाइज किया। अब फर्टिलाइज करने के बाद में जो आपका ओवा है, ठीक है, या फिर आप उसको जो एग है इसको आप कॉमनली बोलते हो जाइगोट। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद में जो भी आपके एग है, एग
विद द हेल्प ऑफ सीलिया उसको पुश किया जाता है और पुश करने के बाद में कहाँ पे भेजा जाता है, यूट्रस के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, जैसे ही एग फर्टिलाइज होगा, यहाँ देखो अब मैंने बहुत सारे स्टेज बनाए, जैसे ही एग फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद में स्पर्म का न्यूक्लियस एज वेल एज जो एग का न्यूक्लियस है दोनों भी कंबाइन होंगे। ठीक है, कंबाइन होने के बाद में इनके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा डिवीजन स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले हमने देखा कि जब भी गैमेट का प्रोडक्शन करना है तो कौन सा डिवीजन कर रहे थे हम लोग, मियोसिस कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में हमें कौन सा चाहिए, माइटोसिस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म और जो आपका ओवा है दोनों के न्यूक्लियस कंबाइन होंगे और यहाँ पे जो सेल है उनका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन स्टार्ट, डिवीजन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आगे आगे बढ़ते बढ़ते मैं प्रोसेस बताऊंगा। बस ये सब जितने पिक्चर से आपको यहाँ पे इम्प्लांट करना है। ठीक है, देखो पहला सेल होगा, फिर उसके बाद में सेकेंड दो सेल में डिवाइड होगा, फिर 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल। ठीक है, अब 16 सेल बनने के बाद में जो एग है, ठीक है ना, जो एग है, एग यहाँ से मूव करके धीरे धीरे क्या होता है कि आपके यूट्रस के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यूट्रस के आने के बाद में 16 सेल के बाद में जो एग है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसमें फॉर्म होगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में आपको दो टाइप के सेल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे घने सेल से और यहाँ पे कम सेल से। ठीक है, और इनके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, यहां तक समझना। ठीक है, अब देखो जो ऊपर वाला जो लेयर है ये क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूट्रस में आएगा, यूट्रस में आने के बाद में जो ऊपर का जो ब्लास्टोसिस्ट का लेयर है ये बर्स्ट हो जाएगा और बर्स्ट होने के बाद में जो अंदर अभी क्या बना है, एम्ब्रियो। क्या बन गया, एम्ब्रियो बन। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो डायरेक्टली आपके जो यूट्रस से यूट्राइन लाइन के पास में आके एम्बेडेड हो जाएगा। मतलब कि जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर का जो लाइनिंग हमने बनाया, ठीक है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम के अंदर जो भी एग बना है क्या हो जाएगा, अंदर जाके चिपक, मतलब के अंदर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम पे जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका जो साइज रहेगा, आपने पेन देखा होगा, पेन के ऊपर का जो टिप रहता है ना, जो ऊपर का जो बॉल रहता है, ठीक है, पेन का बॉल उसके साइज से भी छोटा रहता है। ठीक है, उसके साइज से भी छोटा रहेगा। समझो कितना छोटा है अभी आपका ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड होने के बाद में कुछ समय के बाद इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और ये डायरेक्टली आपके फीटस के अंदर कन्वर्जन स्टार्ट होगा। ठीक है, फीटस बनने के बाद में ये जो आपका एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम से एक निकलेगा जो आपका बेबी है। ठीक है, जो बेबी है, बेबी के यहाँ से एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है। ठीक है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, यानी कि अब समझो कि ये जो बेबी है यहाँ आपके इसको इम्प्लांट करो। ठीक है, इम्प्लांट करने के बाद में बेबी एज वेल एज जो मदर का जो वॉल है या फिर जो मदर है, इनके बीच में कनेक्शन कराता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल के साथ में क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है और जितना भी न्यूट्रिशन हो गया, जितना भी वेस्ट मटेरियल हो जाता है, ठीक है, या फिर जितने भी खाने पीने की चीज जो कुछ भी है, ठीक है, ये किसके थ्रू पास होता है, विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा के थ्रू पास हो। ठीक है, और जो बेबी है, बेबी के बॉडी के अंदर से जो भी अब वेस्ट निकलेगा या फिर उसके अंदर जो पास करना है, ये कौन पहुंचाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फेलोपियन ट्यूब में गया, फेलोपियन ट्यूब में वहाँ पे वेट किया, उसके बाद में क्या हुआ कि आपके सेल डिवाइड हुए, सेल डिवाइड होने के बाद में यूट्राइन वॉल में आया। ठीक है, एंड यूट्राइन वॉल के अंदर क्या होता है, एम्बेड होता है। एम्बेड होने के बाद में जो आपका जाइगोट था, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है इनटू द फीटस। ठीक है, फीटस के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको डेवलपमेंट दिखाई देंगे। स्टार्टिंग है जो 20 वीक से थोड़ा सा और डेवलपमेंट दिखाएगा। जो बेबी है, बेबी के आपके हाथ पैर बोन्स ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो बेबी है, बेबी का बर्थ होता है समथिंग 40 या 38 से लेके 40 वीक्स के बीच में क्या होता है कि बेबी का बर्थ हो जाता है। नॉर्मली हम इसको बोलते हैं 9 महीने के अंदर बेबी का बर्थ हो जाएगा। आप देखो ये जो एक कॉर्ड गया है इसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये जो है ये क्या है आपका प्लेसेंटा है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड और ये है प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्लेसेंटा कहां से चिपकेगा, यूट्राइन वॉल के साथ में चिपकेगा, और ये जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है ये दोनों मदर और जो बेबी है इनके बीच में क्या करता है, कनेक्शन बना के रख। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेबी है इनका बर्थ कैसे हो, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं।
अब देखो बच्चों, बेबी यहाँ पे लगभग 9 महीना हो गया, ठीक है। 9 महीने के बाद में जो मदर है, मदर के जो यूट्राइन वॉल से ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि अब देखो जैसे जैसे बेबी बढ़ता है ये फैलते हैं, ठीक है। फैलने के बाद में 9 महीने के बाद में जो हार्मोन होता करता है कि जो यूट्राइन वॉल है इसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद में जो बेबी है ये क्या होता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। और ये प्रोसेस को बोलते हैं, जब बेबी बर्थ होता है इसको बुलाता है पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द बेबी इज टेकन आउट फ्रॉम द यूट्रस, या फिर आप बोल सकते हो मदर कैविटी, ठीक है। मतलब कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर इनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डेवलपमेंट ऑफ द बर्थ है या फिर आपका बेबी है ये पूरा खत्म होता है, ठीक है। अब इसके आगे भी एक टॉपिक है, अब जो बेबी पैदा हुआ, ठीक है ना, जो बेबी बना ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, इसका डिसीजन कौन लेता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मेनली आपको पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जिसमें से 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनको बुलाता है ऑटोजोम्स, ठीक है। ये मेल में भी सेम रहेंगी, और जो 44 नंबर ऑफ ऑटोजोम्स है ये फीमेल में भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस ये है कि जो मेल है, मेल में 44 प्लस XY क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और जो फीमेल्स है, फीमेल्स में 44 प्लस XX क्रोमोसोम होता है, ठीक है। यहाँ तक पता है। ये जो आपके XY क्रोमोसोम है दैट इज द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इनको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये भी क्या बनेंगे आपके पास में, सेक्स क्रोमोसोम, जो क्या करते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर एज वेल एज जो लिविंग बीइंग है इसके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अगर XY क्रोमोसोम रहेगा तो मेल बनेगा, ठीक है ना। अगर XY क्रोमोसोम रहेगा तो मेल बनेगा, अगर XX क्रोमोसोम रहेगा तो क्या बनेगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा। यहां तक आपको पता, ठीक है, ओके। फिर देखो बच्चों, हमें पता है कि जब सेल को डिवाइड करते, ठीक है, जब क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करते या गैमेट को फॉर्म करते, तो गैमेट को फॉर्म करने के बाद में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचता है एक सेल के अंदर कितना होता है, दैट इज 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। कितने रहते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। यहाँ पे भी जो स्पर्म बना, ठीक है, जो स्पर्म बना उसके अंदर कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 23। यहाँ पे जो ओवा बना, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, 23 रहेगा, ठीक है। अब देखो 44 में से ये 22 पेयर तो 22 क्रोमोसोम्स तो आ गए ऑटोसोम वाले, प्लस इनमें से अगर X आया, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम बनेगा वो क्या बनेगा, 22 प्लस X1, ठीक है। अगर यहाँ पे 22 प्लस Y वाला आया तो क्रोमोसोम क्या बनेगा आपके पास में, 22 प्लस Y का क्रोमोसोम या फिर Y का स्पर्म बनेगा। यहाँ तक क्लियर। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स के अंदर क्या होगा, 22 प्लस X रहेगा, और दूसरा भी करूंगा तो 22 प्लस X ही रहेगा। यहाँ तक आपको पता है, ठीक है। क्योंकि जो मेल्स है, मेल्स के पास में ही 2 टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक है X और एक आपके पास में Y, ठीक है। और जो फीमेल्स है, फीमेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज X और X। यहाँ तक तुम्हें सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, हमने स्पर्म बना लिया और हमने क्या बना लिया, ओवा का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं कि X वाला क्रोमोसोम पहले वाले के साथ में कंबाइन करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, X प्लस X, तो क्या बनेगा, फीमेल का फॉर्मेशन होगा। यहां तक तुम्हें पता है, ठीक है। यानी कि अगर मेल X क्रोमोसोम देता है तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर ये वाला कंबाइन करता हूं पहले वाले के साथ में, ठीक है, तो क्या बनेगा, X एंड द Y, ये हो गया, ठीक है। अगर समझो ये जो आपका पहला वाला क्रोमोसोम है दूसरे वाले के साथ कंबाइन करता हूं तो क्या बनेगा, X एंड X, और जो दूसरा वाला है अगर दूसरे वाले के साथ कंबाइन करता हूं तो क्या बनेगा, X एंड Y बनेगा, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो कि एक लड़की एक लड़की, एक लड़का एक लड़का, टोटल मिला के 2 लड़के और टोटल मिला के 2 लड़कियों का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बेबी का बर्थ है, ठीक है, ये 50-50 चांसेस रहता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, ठीक है। आपने अगर मैं इसको और थोड़ा सा इजी वे में समझाऊं, ठीक है, और थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ इसको इजी वे में समझाता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। देखो क्या है कि अपने पास में 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, मेल से X और Y है, ठीक है, और फीमेल से X और X है, ठीक है। अगर X और X मिलेगा, ठीक है, क्या बनेगा, XS बनेगा, ठीक है।
एक्स और ये वाला एक्स मिलेगा, क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, ठीक है। ये y और ये x मिलेगा, क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला y और ये वाला x मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, इसमें एक्स वाई मिलेगा। मतलब कि दो लड़की और दो लड़के का फॉर्मेशन होगा, समझा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि जो मेल है, मेल की बॉडी से अगर जिस टाइप का क्रोमोसोम जा रहा है तो जो सेक्स रहेगा वो भी उसी तरीके से बनेगा। मेल अगर एक्स क्रोमोसोम डोनेट करता है तो बेबी क्या बनेगा, गर्ल, ठीक है। अगर मेल वाई क्रोमोसोम डोनेट करता है तो जो बेबी है वो क्या बनेगा, बॉय बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फीमेल्स दोनों भी टाइप में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को ही डोनेट कर सकती है, इनके पास में दूसरे टाइप का क्रोमोसोम नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए पूरा का पूरा जो बॉय का बर्थ हो या गर्ल का बर्थ हो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मेल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। क्लियर है वहां तक, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं था तो पुराने टाइम पे जो गांव घर में पूरा का पूरा ब्लेम लड़कियों को किया जाता था कि तुम लड़के को बर्थ नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से जो गांव के लोग रहते थे इनको जला दिया करते थे, ठीक है, आस से इनको मार दिया करते थे। फिर दूसरी शादी करके जब यही कंडीशन वापस होता था, वापस लड़कियां ही पैदा होती थी तो उनको भी मार दिया जाता था, ठीक है। जबकि पूरा का पूरा जो फॉल्ट था वो किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है। अब इसमें पूरी तरीके से मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब मेल को क्या पता कि मेरे बॉडी से एक्स जाएगा या फिर वाई जाएगा, ठीक है। अब तो ये नेचर है, ठीक है, जो नेचर डिसाइड करता है या मेल बनना है या फिर फीमेल बनना। तो यहाँ पे आपको सेक्स डिटरमिनेशन क्लियर हुआ, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन है, मेल अगर एक्स क्रोमोसोम देगा तो गर्ल बनेगी, मेल अगर वाई क्रोमोसोम देगा तो बॉय बनेगा। बस इसका कहानी इतना ही था, ठीक है। यहाँ पे जो गर्ल का पार्टिसिपेशन है सिर्फ और सिर्फ हुआ का कंट्रीब्यूशन करना है, बस इतना ही है। लेकिन जो मेल है, मेल पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ गर्ल और अ बॉय, ठीक है। एग्जाम में अगर आप ये इतने पॉइंट्स लिख के आ जाते हो 44 ये वाले और अगर ये इतना बना के आ जाते हो तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पे कहीं पे भी कट नहीं होंगे, ठीक है। ये एनिमे में मत बनाना, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जितना मैंने लिखा है सिर्फ उतना ही लिख देना, ठीक है, ओके। तो और भी अगर कुछ डाउट है, ठीक है, या फिर आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट चाहिए तो बस कमेंट करो, मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कुछ ना कुछ वीडियो बना के दे दूँ, ठीक है, ओके, बाय बाय।